गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए कि जैसा कि हमने उस दिन क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलते हैं। देखिए 1 मिनट। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किए थे, 10 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है अपशिष्ट निष्ठापन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। क्योंकि गर्मी किससे पैदा करती है, तो आप भस्मीकरण करते हैं या किसी चीज़ को जलाते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें से क्या होती है, अब प्रचुर मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से आपके यहाँ बहुत सारे ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि रिसाइकिल में आप समझ करते हैं कि एक एक को फिर कन्वर्ट करके फिर तीसरे में कन्वर्ट, फिर चौथे, फिर वही कर्म, मतलब एक साइकिल बना ले ऊर्जा का। तो ऐसे जो मिलता है उसे रिसाइकल कहते हैं। और तो ऑप्शन नंबर 11 का सी आपका सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करते हैं, राइट आंसर मारते हैं। ए सी। बी पे आपका जा रहा होगा लेकिन बी नहीं होता। बी क्या होती है, बहुत अधिक एनर्जी की बचाता है क्योंकि रिसाइकलिंग होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 11 पे 11 तो हो गया, 12 पे देखते हैं। कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि जब आप धुआं अगर सबसे ज़्यादा होता है तो उन्हीं अंगों को प्रभावित करता है जिससे आप सांस लेते हो। तो आप लोग कुछ लोग कहोगे सर हम तो मुंह से भी सांस लेते हैं। तो सही बात है, आप लेते हैं तो लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप हमेशा मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, धुएं सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करेगी, नाक को करेगी। अतः आप नाक वाली उपकरण का प्रयोग करेंगे जो जो पीपी है। और पीपी का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे भी हम पीपी में आता है आपका नाक की सुरक्षा के लिए, उसके बाद आँख की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए। तो जितने भी आप ये सब इक्विपमेंट देखते हैं ना, वो सारे किस में होते हैं, पीपी में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को सही मारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। BIS का पूर्ण रूप क्या है। चूँकि देखिए पहला है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ये तो नहीं है, क्योंकि बी का मतलब ब्यूरो से ही स्टार्ट होता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये काफ़ी हद तक सही लगता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नहीं इंटर नहीं होता है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए हमें राइट आंसर मिल गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी पे सही आंसर मारते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किए हैं, 12 तक सॉल्व किए हैं, 13 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए 14 कह रहा है कि भारी भार उठाने के लिए, मतलब अगर आपको मैक्सिमम भार उठानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे। तो आप लोग देखते हुए एक्सीडेंट हो जाती हैं तो गाड़ियाँ सड़कों पे आते, गाड़ियों को हटाने किसका उपयोग करते हैं, क्रेन का उपयोग करते हैं। और आप ये भी देखते हो कि जो कचरा वचरा हटाते तो भी तो भारी ही रहता है, तो उसको भी किससे, हम क्रेन से ही मैक्सिमम हटाते हैं। मतलब ऐसा लोड जो बहुत ज़्यादा भारी हो तो उसको किसका, उसको उठाने के लिए हमेशा आप क्रेन और स्लिप का ही उपयोग करते हैं। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे राइट आंसर मारते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आग बुझाने में स्टार्विंग विधि क्या है। क्योंकि बता दूं कि आग बुझाने में हमारी 3 विधियाँ यूज करते हैं, और उन तीनों विधियों में से एक का नाम पूछा आपसे, स्टार्विंग विधि। तो चलिए हम इस पर अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो मैं आपको बता दूं कि आग हमारी किससे लगती है। आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला हमारा हीट, और पहला हमारा क्या होगा, हीट। और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब वायु, ऑक्सीजन। और तीसरा हमारा मतलब वायु। और तीसरा हमारी क्या होगा बेटा, ईंधन, फ्यूल। फ्यूल। तो देखिए अब हम बता दें, फ्यूल को जब हटाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्विंग बोलते हैं। और जब हम हीट को हटाते हैं तो उसको हम कूलिंग बोलते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को हटाते हैं तो स्मूथ रिंग बोलते हैं। तो देखें तो ऑप्शन नंबर कौन से इसमें सटीक बैठ रहा है। तो स्टार्विंग पूछा है तो इसका मतलब हमें ईंधन को ही हटाना है। तो ईंधन के हटाने के लिए
चलिए हम देखते हैं क्या दिया है। पहला दिया है अग्नि में ईंधन मिलाना, ये गलत है। अग्नि से ईंधन को दूर करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर यू नहीं। देखिए इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और हमेशा इंग्लिश को ही सही मानते हैं। ये लिखा है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, और हिंदी में लिखा है ईंधन, अग्नि से ईंधन को अलग करना। तो हिंदी ऑप्शन से तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो सही होगा, किससे, हिंदी से। लेकिन इंग्लिश से गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिखा है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, ईंधन को हटाना है। अभी आपको बताया ना स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ईंधन को हटाते हैं। तो यहाँ देखिए रिमूव द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, और इसको पूछा जल का उपयोग करके क्या करते हैं, इसको तापमान को कम करना। तो इंग्लिश देखिए, एक मिनट, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह हिंदी के हिसाब से गलत हो जाएगा और इंग्लिश के हिसाब से सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि हम फ्यूल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। और अभी आपको बताएं कि हम क्या करते हैं, फ्यूल को जब अलग कर देंगे तो उसको स्टार्विंग बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हिंदी से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अगर इंग्लिश देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आपके एग्ज़ाम में स्पष्ट लिखा गया होता है कि इंग्लिश जो सेंटेंस होती है उसी को सही मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर मानते हैं। आगे आइए, ये कहा पीपी का क्या नाम है? आपने देखा ही होगा, जो हाथों पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मापने के लिए। तो इस पीपी का नाम क्या है बेटा? इस पीपी का नाम है आपका हैंड स्क्रीन। हाथ को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे आइए, कह रहा, हाँ ये देखिए आ गया क्वेश्चन, हम ऊपर जिक्र भी किए इसका। अपशिष्ट निपटापन विधि में कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाते हैं? तो बहुत सारी ऊर्जा किसे बताते हैं, रिसाइकलिंग से ही तो बचता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या करते हैं, राइट आंसर मारते हैं, रिसाइकलिंग। चलिए हमने 17 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती में चोट लगी हो। छाती मतलब क्या होता है, सीना ही तो होता है। तो सीने में अगर चोट लगी है तो सिरवेशन विधि होती है। तो सैफर विधि का यूज होगा नहीं, मुंह से मुख विधि का ये भी नहीं होगा, मुख से नाक विधि ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो नैफर विधि को सिल्वेस्टन विधि भी कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्या करते हैं, राइट आंसर मारते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। यहाँ देखिए ये लिखा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमित हो सकता है। आपने पढ़ा होगा ना कोरोना, अभी हाल में क्या, तो कोरोना को बोलते थे ये जैविक क्या है बेटा, जैविक हमारा प्रहार किया किसने, चाइना ने। तो चाइना जैविक प्रहार करके हमारे क्या करता है, व्यवसाय को क्या नुकसान ही तो पहुँचाना चाहता है। तो ठीक, अगर उससे कल्पना करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमें व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के का संक्रमण हो सकता है तो जैविक के कारण ही होगा। और जैविक जब आपको जहाँ मिले वहाँ आपको राइट आंसर मारना है। तो देखिए विद्युतीय नुकसान तो है नहीं, जैविक नुकसान है, मिल गया। तो राइट नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए बी को हम राइट आंसर मारते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस उपकरण को हमने कल आपको दिखाया भी था। इस औजार का इस औजार का क्या उपयोग है? तो इस औजार का प्रयोग हम कीली तो निकालते हैं ना लकड़ी से। तो ऑप्शन ढूंढते हैं कि कील कहाँ निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखा है गर्म पदार्थ को पकड़ना, गलत है, इसका उपयोग नहीं करते। तारों को काटना, ये भी गलत है। उसके बाद लकड़ी से कील को निकालना, देखिए ये सही है। देखिए अब बोल्ट नट को ढीला करना और कसना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट आंसर मारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो हमने 20 को 21 पे आते हैं। कह रहा है, देखिए कह रहा है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो ओठों पे नीलापन हो जाता है। तो देखिए ढूंढिए ओठों पे नीलापन कहाँ है। देखिए कह रहा रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, गलत है। मुंह पूरी तरह बंद हो जाना, ये भी गलत है। पेट में अधिक सूजन होना, ये भी गलत है। हाँ देखिए ओठों के चारों ओर नीला नीला रंग, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 21 हो गया, 22 पे आते हैं। चूँकि देखिए 22 नंबर पे है, कह रहा है इस औजार का नाम। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि आपको एक टूल दिया होगा, टूल,
और टूल का फिगर नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि इस औजार का क्या नाम है। और मैं बता दूं वो जो टूल है बेटा ना, वो क्रीपिंग टूल बोला जाता है। क्रीपिंग टूल है, उसका फिगर नहीं दिया इस क्वेश्चन में, लेकिन फिगर है, मैंने फिगर देखा है। तो इसके हिसाब से क्रीपिंग टूल दिया है, लेकिन याद रखिएगा इसका फिगर देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये क्या हो गया बेटा, गलत है, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं दोगे तब तक आप कैसे बता सकते हो कि इसका आंसर यही होगा। तो इसमें जो फिगर है वो फिगर नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, गलत बोल देते हैं। क्योंकि जब भी आपको एक क्वेश्चन देगा तो उसके साथ क्या देगा, फिगर देगा, और इसमें फिगर नहीं दिया। तो अगर हम देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रीपिंग टूल होगा। ये वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको फिगर नहीं दिया है, क्रीपिंग टूल बनाया रहेगा आपको एग्जाम में। इसमें नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया, लेकिन हमने और भी देखे हैं क्वेश्चन बैंक, उसमें दिया था ये इस क्वेश्चन का फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 को आप गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा देगा नहीं है 100% आपके एग्जाम में देगा। देगा तो 100% आपको फिगर जरूर देगा। चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए और बताइए। कह रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। पहला होता है वार्निंग, चेतावनी तो है नहीं, आवश्यक, निषेधात्मक और सूचनात्मक। तो आप बताइए कौन सी ऐसी चिन्ह होती है जो हमारी कैसी बनती है, एकदम गोलाकार बनती है। तो कहोगे सर एक मॉनेटरी बनती है, एक निषेधात्मक बनती है। तो अब देखिए EPP का संकेत है, ये कहना ये चाहता है कि आपको दस्ताना पहनकर ही काम करना है, बिना दस्ताना का आप काम नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक चिन्ह दर्शाना है ना कि आपको दस्ताना पहनना ही पहनना है। तो एक तरह से क्या है, मॉन्डेटरी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 24 को देखते हैं। कह रहा है पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए आप प्राथमिक उपचार क्या करोगे। मान लो किसी व्यक्ति की हाथ क्या कट गई है पूरी तरह से, अब ब्लड निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, मलहम लगाओगे। मलहम लगाओगे तो ब्लड से तो धुल जाएगा वो, क्योंकि ब्लड तो बह रही है, तो मलहम तो लगा नहीं सकते। दूसरा, चोट लगे हुए भाग को ऊपर उठाना। अब एक तो और भी चोट लगी है, अब और ऊपर उठाओगे तो और ब्लड निकलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में देखो, कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। अब बताओ ऐसे ही साफ सफाई करने लगोगे, उसको ब्लड रुकेगी तभी तो कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि प्रेशर डालोगे तो ब्लड उसकी रुक जाएगी, और जब ब्लड रुक जाएगी तब आप ट्रीटमेंट की आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी को राइट आंसर मानते हैं। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कह रहा है पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत के संपर्क में है। अगर मेरे बच्चों ने इसे क्लास किया होगा तो मेरे बच्चे अच्छे से बताएंगे इसको, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल इसको समझाया था एक एक स्टेप को। पहला कह रहा है कि हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी लगे है तो हाथ द्वारा खींचोगे, धक्का दोगे तो आपने सुना है सटल तगैला, सटेंगे तो सीधा चले जाएंगे, इसका मतलब इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अपने प्रा प्राधिकारी या विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। पता चले कि आदमी को शॉक लगा है, आप जानकारी देने जाएँ तब तक जो भी बचने वाला था ख़त्म हो जाए वो, इसका मतलब आप बी भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी को दोनों हम क्या गलत मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे कहते हैं किसी किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। अब देखिए वही बात हुई ना कि आदमी मर रहा है और पता है आपकी बहुत जल्दी वो मर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वेट तो करेंगी नहीं कि जाओ बुला के लेकर आओ, तब तक हम क्या करेंगे, इसको रोके रखेंगे तब आप छुड़ाना, तब तक क्योंकि वो तो अपनी काम करेगी करेगी। इसका मतलब देरी नहीं करना, देरी करोगे तो उड़ा तब तक आपको ख़त्म कर देगी। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आप कर से यूज नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो, गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, कहा है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें, ये सही है आपकी, क्योंकि जैसे ही आप मेन स्विच को ऑफ कर दोगे और जैसे ही ऑफ करोगे वैसे सप्लाई हट जाएगी, और जब सप्लाई हट जाएगी तो आदमी ऑटोमेटिक क्या होगा, विद्युत के संपर्क से छूट जाएगा, फिर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 पे आते हैं। हाँ बस ये चिन्ह दिया और पूछ रहा है इस चिन्ह क्या है। तो आप कहाँ पे देखते हो, आप रोड पे अगर क्रॉसिंग करते हो तो आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये रोड पे ही होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पैदल क्रॉसिंग, ये सही बात है।
क्योंकि मैंने बोला ना, आप रोड पे जब क्रॉसिंग करते हो पैदल तो आपको ये चीज़ क्या हो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 27 देखिए। पी कह रहा है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, कहाँ लगी है बेटा, सिर में चोट लगी है, और वह मर रहा है तो इसके लिए 16वीं घंटा कौन सा होगा। मैंने इस क्वेश्चन पे हाँ लगभग मुझे याद है कम से कम मैंने 10 मिनट तक लेक्चर दिया था, और जो भी मुझसे पढ़ा हुआ 100% का राइट आंसर करेगा। देखिए कह रहा है कि वो सोडिक समय क्या है। पहला दे रहा है 15 मिनट, दूसरा दे रहा है 30 मिनट, चौथा दे रहा है 45 मिनट, और आपका सॉरी पहला दे रहा है 15 मिनट, दूसरा दे रहा है 30 मिनट, तीसरा दे रहा है 45 मिनट, और चौथा दे रहा है 60 मिनट। तो कि 1 घंटे तक तो आदमी बचेगा ही नहीं, ख़त्म है वो। 15 मिनट बहुत कम समय होला, इसका मतलब है कि 30 और 45 के बीच में होगा। तो मैं बता दूं उसका राइट आंसर 30 होता है, क्योंकि 45 नहीं होता, 45 तो बहुत ज़्यादा समय हो जा सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्या करते हैं, राइट आंसर मारते हैं। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लिखा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। अगर कोमा में है तो कौन सी स्थिति होगी जिसे आप कोमा कहोगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखो देखते हैं। पहला है बेहोश रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। ये बात सत्य है कि अगर आदमी कोमा में है तो बेहोश रहता है, लेकिन बुलाने में उत्तर नहीं देता। लेकिन ये भी हो सकता है कि आदमी बेहोश हो, कोमा में ना हो, तो भी वो बुलाने पर उत्तर नहीं देता है। ये भी हो सकता है कि आदमी क्या हो, नींद में हो, एकदम अच्छी नींद, बंद कर ले आंखें, तो भी बुलाएं तो भी उत्तर नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, होश में रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। वही बताया ना कि आपको नींद लगी है और नींद में है, आपको बुला रहा है तो उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप होश में तो है ना, या तो आप आंखें खुले हुए हैं फिर भी आप देख के अनजान कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इसे आप कोमा कह नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखें, लिखा है ब्रीथिंग बट कंटक्ट रिस्पॉन्स टू कॉल्स, मतलब बोल रहा है सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर ना देना। ये भी गलत है कि अब ये बात है कि कोमा में रहेगा फिर भी आदमी सांस तो लेगा लेगा, लेकिन बुलाने पर उत्तर ना देना। तो हो सकता है वो कि आदमी कोमा में ना हो, वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो, समझ रहे हैं, और वह सांस तो लेगा ही लेगा, नॉर्मल रहेगा तो भी नहीं लेगा। उस समय भी अगर आप बुलाएं तो आपको रिस्पांस ना दे तो उसे कोमा तो कह नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना सही है। जब आदमी कोमा में रहता है ना, तो वह क्या करता है, उसे कहीं भी चिंगोटिए तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको चिंगोटिए मारिए पीटिए कुछ भी नहीं, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अब इतना प्रभाव नहीं का तो बुलाने पर उत्तर वो कहाँ से देगा। तो कह सकते हैं कि आदमी लगेगा कि आपको एकदम मर चुका है, एकदम मर गया है, कुछ भी करेंगे कोई रिस्पांस नहीं देगा आपका वो, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई हलचल होगी ही नहीं होगी। तो इस स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने मॉडल एक क्या करें पूरी तरह हमने कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अपने और आप क्या करें, और मेहनत से इस पीडीएफ को देखते रहें। सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100 to 100% यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे, और जो भी आपकी त्रुटियां होंगी इस सारे क्वेश्चन में वो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।